नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि किसी देश की जो सबसे बड़ी कानून की किताब होती है, उसका संविधान, उसे बदला भी जा सकता है? आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या देश की नींव को ही बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हाँ, भारत के संविधान में ही एक बहुत खास आर्टिकल में छिपा हुआ है। और वो है आर्टिकल 368। आप इसे हमारे संविधान का एडिट बटन समझ सकते हैं। एक ऐसा बटन जो इसे वक्त के साथ बदलने की पावर देता है। और हाँ, ये सिर्फ छोटे मोटे बदलावों के लिए नहीं है। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इतनी शक्ति देता है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ नया जोड़ सकती है, उसे बदल सकती है या यहाँ तक कि उसे हटा भी सकती है। सोचिए, ये कितनी बड़ी पावर है। तो सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। चलिए देखते हैं। ज्यादातर संशोधनों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। देखिए, सबसे पहले एक बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पेश किया जाता है। फिर उसे एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होता है। और जब प्रेसिडेंट साहब उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तो बस संविधान में बदलाव हो जाता है। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या भला है? इसका मतलब है, पहली बात तो ये कि हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो, और दूसरे, जितने मेंबर्स मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 लोग इसके पक्ष में हों। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है ताकि संविधान से कोई जब चाहे तब खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या होगा अगर कोई ऐसा बदलाव हो जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर का बैलेंस है, उसे छेड़ता हो? उसके लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर भी है। तो बात सीधी सी है। नॉर्मल अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट में पास होते हैं, लेकिन जब बात फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े खास संशोधनों की आती है, तो पार्लियामेंट के साथ साथ राज्यों की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। और इससे यह साफ हो जाता है कि कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी माने गए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में राज्यों का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां, या हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर। अरे यहाँ तक कि खुद आर्टिकल 368 को बदलने के लिए भी कम से कम आधे राज्यों की हाँ चाहिए होगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अब आता है सबसे बड़ा टकराव। इस पावर की हद क्या है, इसे लेकर एक जबरदस्त लड़ाई हुई पार्लियामेंट और कोर्ट्स के बीच। हुआ ये कि 1970s के दशक में मामला गर्मा गया। पहले 1971 में 24वें अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने कहा कि वो संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है। फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट से तो हद ही हो गई। पार्लियामेंट ने ऐसे क्लॉज जोड़ दिए कि उनके किए गए संशोधनों को कोई कोर्ट देख भी नहीं सकता। लेकिन फिर आया साल 1980 और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो शब्द थे जो 42वें अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 368 में डाले गए थे। इसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी अमेंडमेंट पर किसी भी कोर्ट में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और पार्लियामेंट की इस शक्ति पर कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रोक नहीं होगी। मतलब साफ था, हम जो चाहें बदलेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने इन क्लॉजेस को इनवैलिड यानी अमान्य घोषित कर दिया। कोर्ट का तर्क बहुत सीधा था। अमेंड करने की पावर का मतलब संविधान को तबाह करने की पावर नहीं है। पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने पावर के बैलेंस को दोबारा सही जगह पर ला खड़ा किया। तो ये पूरी कहानी हमें हमारे संविधान के बारे में क्या सिखाती है? असल में ये एक बहुत ही गहरे तनाव को सामने लाती है। तो मतलब क्या निकला इसका? यही कि आर्टिकल 368 सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ संविधान को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो बदलते वक्त के साथ चल सके, पर दूसरी तरफ उसके जो मूल सिद्धांत हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, आज़ादी, उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना होगा। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अमेंडमेंट करने की शक्ति कुछ नया बनाने की भी शक्ति है और सब कुछ तबाह करने की भी। तो ऐसे में आखिरी फैसला किसका होना चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का यानी पार्लियामेंट का, या फिर संविधान के रखवालों का यानी हमारी कोर्ट्स का? ये एक ऐसा सवाल है जो हर डेमोक्रेसी के दिल में धड़कता है।